Myself is Satyendra Prasad. I am physics faculty in Department of FEM. I am going to teach you quantum mechanics for the MSc syllabus. Before to start quantum mechanics, I would like to start from first equation of quantum mechanics, that is Schrodinger equation. Then we can move to linear algebra and linear vector. Then we can only understand. तो पहला जो इक्वेशन था वेव इक्वेशन, ये डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर वाई इक्वल 0, ये वेव इक्वेशन है. कोई भी वेव के लिए इक्वेशन है. ये वेव हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव हो सकता है साउंड वेव, किसी भी वेव के लिए ये इक्वेशन है. और इस इक्वेशन जो कि यहाँ जो v है वो v वेलोसिटी है. v जो है वेलोसिटी, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. y फ्लक्चुएशन है, मतलब हाइट एंड फॉल. तो पोजीशन और x के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से चलता हुआ एक वेव का क्या इक्वेशन होगा, वो 1 रिप्रेजेंट करता है. अगर ये इक्वेशन है तो इसका एक सोल्यूशन होगा. तो इसका सोल्यूशन है y इक्वल a cos ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी. ये एक जनरल सोल्यूशन नहीं है, एक पार्ट सोल्यूशन है. मोस्ट जनरल सोल्यूशन होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जो है y ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी. ये जो है एक्स बाई, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब डिवाइमर्स थ्योरम से आया हुआ है. और इसको हम 2 बराबर भागों में बांट देंगे. जैसे ई टू द पावर आई थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो कॉस थीटा वाला पार्ट ए हो गया और साइन थीटा वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं. लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम जनरल सॉल्यूशन लेकर चलते हैं. तो जनरल सॉल्यूशन हो गया y इक्वल ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी. ये वेव इक्वेशन है कोई भी वेव के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड कोई वेव के लिए. जहाँ माइनस एक्स रिप्रेजेंट करता, माइनस जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल यानी जो वेव जो है मूव कर रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में. अब ये जो 3 इक्वेशन है, अब 3 इक्वेशन को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं. कुछ नहीं करते हैं, ओमेगा को अंदर ले गए, इस ओमेगा को अंदर ले गए और ओमेगा का वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 2 पाई न्यू होता है. और भी वेलोसिटी का वैल्यू होता है वेवलेंथ बाई टाइम, यानी टाइम जो है नीचे है उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में न्यू लिख दिए. तो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी और लेमडा के टर्म में लिख दिए और इसको पुट कर दिए इस इक्वेशन 3 में जो प्रीवियस स्लाइड में था. अब इसमें क्या होगा कि न्यू कट गया, न्यू कट जाएगा और यहाँ पर 2 पाई में लेमडा बच जाएगा और यहाँ एक्स बच जाएगा. अब क्या करते हैं कि ओमेगा टी को तो वहीं रहने देते हैं, जो एक्स है वहीं रहने, एक्स को भी वहीं रहने देते हैं. और 2 पाई बाई लेमडा को क्या करते हैं, 2 पाई बाई लेमडा जैसे हम लोग जानते हैं वेव वेक्टर होता है, यानी 2 पाई बाई लेमडा जो है वेव वेक्टर होता है, 2 पाई बाई लेमडा वेव वेक्टर होता है, वहाँ से हम रख दिए. इस साइड में मैंने सिंबल दे दिया है ना, अगर समझने में दिक्कत होगा तो आप देख सकते हैं. अब ये जो है मोस्ट जनरल फॉर्म में y इक्वल ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये चौथा इक्वेशन नंबर हो गया. इसी को एक फैशन के रूप में लिख देते हैं. चूंकि y जो है टाइम और पोजीशन दोनों पर डिपेंड करता है, तो इसको फैशन है लिखने का साई एक्स टी. साई एक्स टी इज नथिंग बट y. तो अब क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा ओमेगा और k को चेंज करते हैं. तो डी ब्रोगली ने बताया था कि जो वेव वेक्टर होता है, वेव वेक्टर या वेवलेंथ, अगर क्वांटम पार्टिकल लेते हैं तो उसको हम वेव को पार्टिकल के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो उसने कुछ नहीं किया, जस्ट के को पी बाई एच लिख दिया. के को पी बाई एच कैसे आया, तो के इक्वल हम जानते हैं 2 पाई बाई लेमडा, और ऊपर नीचे एच क्रॉस एच से मल्टीप्लाई कर दिए. तो जो ऊपर नीचे एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच बाई लेमडा पी होता है, एच बाई लेमडा पी होता है. और 2 पाई बाई एच, तो 2 पाई को नीचे ले जाएंगे तो एच क्रॉस हो जाएगा, तो पी बाई एच क्रॉस हो गया. यानी के का वैल्यू पी बाई एच क्रॉस हो गया और ओमेगा का वैल्यू ई बाई एच क्रॉस. वो कैसे आ गया,
तो ओमेगा को ऐसा कह सकते हैं कि ओमेगा के ऊपर भी एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दे, और ऊपर ओमेगा एच क्रॉस हो जाएगा ई एनर्जी, और नीचे एच कट हो जाएगा। अब चौथा इक्वेशन में ओमेगा और के का वैल्यू रख दिए, तो ये हो गया वेव इक्वेशन में डी ब्रोगली के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो फॉर्म आया वो इक्वेशन पांचवा इक्वेशन हो गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि उसी को आगे ऊपर लिखे हुए हैं, है ना। अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है, इसको प्लेन वेव भी बोला जाता है। प्लेन वेव सॉल्यूशन मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेव इक्वेशन का ये प्लेन वेव सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टाइम का फैक्टर हो गया है उसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, और रेस्ट वेव फंक्शन बच गया। तो ये हो गया आपका वेव फंक्शन। अब क्या करते हैं कि ई का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो ई साई इधर बच गया, एच उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, आई इधर ऊपर था तो इधर आकर के माइनस से प्लस हो गया और नीचे से ऊपर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया ई का वैल्यू। अब ये क्या करते हैं कि श्रोडिंगर ने क्या किया, थोड़ा सा इसमें क्लेवर दिखाया, उन्होंने साई को हटाया और ई को अब ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दिया, ई जे ऑपरेटर। तो नाउ ई इक्वल, ये इक्वल है आई एच कट डेल टी, मतलब इसको इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया, सिर्फ क्या हटा दिया, साई को हटा दिया। अब क्या करेंगे कि जहाँ भी हमको आएगा एनर्जी इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में एनर्जी आएगा वहाँ हम जो है सीधे ये ऑपरेटर का यूज करेंगे, डेल टी ऑपरेटर का यूज करेंगे। सिमिलरली दूसरा स्टेप उन्होंने क्या किया, पहला स्टेप में तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, अब उन्होंने पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जो पहले एनर्जी आ रहा था, अब मोमेंटम हमको मिल गया बाहर, मोमेंटम मिल गया, तो मोमेंटम को उन्होंने, ये तो मोमेंटम मिल गया, अब इसको इधर से उधर कर देते हैं, पी का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो पी साई इक्वल आई एच क्रॉस डेल एक्स इंटू साई। अब साई को हटा देते हैं तो ये इक्वेशन इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको ऑपरेटर के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों छठवां और सातवां, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एनर्जी एंड मोमेंटम। नाउ एनर्जी एंड मोमेंटम आर नो मोर जस्ट एनर्जी एंड जस्ट मोमेंटम, दीज आर नाउ ऑपरेटर्स, wherever need we can apply these operators। अब क्या करते हैं कि एक और फॉर्म होता है जो कि बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन कभी कभी आसानी के लिए हम करते हैं, डबल डेरिवेटिव साई को कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पी स्क्वायर बाई एच कट आ जाएगा, यहाँ साई है भी है। अब इन दोनों को, इससे पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एच स्क्वायर डेल एक्स आएगा, ठीक है। इक्वेशन 8 हो गया। ऑल दीज आर नाउ ऑपरेटर्स, ये तीनों जो इक्वेशन है 6, 7, 8, अब ये इक्वेशन ऑपरेटर की तरह काम करेंगे, है ना। अब इनका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये श्रोडिंगर इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल कंसीडर करते हैं। फ्री पार्टिकल क्या है, जो पार्टिकल किसी भी पोटेंशियल के अंदर नहीं रहता, वो मूव कर सकता है कहीं भी, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे इस रूम में हम हैं तो इस रूम में हमारे लिए बाउंड्री है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, हम इधर नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते हैं। हमें जाना होगा तो हमें दीवार फांदना पड़ेगा, इसका मतलब है कि हमको एक पोटेंशियल जंप करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फ्री हैं, कोई पोटेंशियल नहीं है, तो हम कहेंगे कि फ्री पार्टिकल है। अब देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल का मतलब है v इक्वल 0, मतलब पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। कोई पोटेंशियल वाल नहीं है जिसको हमें जंप करना पड़े। तो टोटल एनर्जी कितना होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब हम क्या करते हैं कि श्रोडिंगर का वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। एनर्जी जो है अब ऑपरेटर के फॉर्म में है, तो एनर्जी की जगह इतना रख दिए आई एच को डेल टी, और पी स्क्वायर की जगह जो हम 8वां नंबर इक्वेशन निकाले थे, पी स्क्वायर की जगह पर रख दिए, और 2m हो गया, और डेल एक्स वो पी स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। अब इसको एक साई पर ऑपरेट करा देते हैं, तो इस पर एक साई लगा दिए, मतलब जो भी वेव फंक्शन हमारे लिए ज़रूरी है उस वेव फंक्शन पर हम ऑपरेटर को लगा दिए, ठीक है। तो दोनों साइड हो गया ऑपरेटर,
ठीक है, ये हो गया हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। ये हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम का ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दिया, यही हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, इसके आगे भी श्रोडिंगर ने पोटेंशियल कंसीडर किया। मान लेते कि हम इस रूम में है और हमारे पास वाल है, तो वाल है तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल है कुछ, है ना। इस पोटेंशियल को अगर कोई पार्टिकल है तो अधिक से अधिक कोई पार्टिकल इस वाल की ऊंचाई तक जा सकता है, मतलब अधिक से अधिक पोटेंशियल भी तक जा सकता है। ठीक है, तो E इक्वल पी स्क्वायर 2m अगर पार्टिकल किसी पोटेंशियल भी के अंदर है तो। ठीक है, अब क्या है कि कुछ नहीं करना है, जैसे इसमें हम पी स्क्वायर का वैल्यू रख दिए थे और ई का वैल्यू रख दिए थे, उसमें अगेन हम ई का वैल्यू यहाँ रख दिया आई एच डेल टी डेल एक्स। ठीक है, और उसी तरह पी का स्क्वायर का वैल्यू रख दिया माइनस एच स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और डेल एक्स ये रख दिए, और भी तो पोटेंशियल है वो तो दिया रहेगा जहाँ जिस पोटेंशियल में है वो, और साई ये वन डायमेंशन में है। अब इसको क्या करते हैं कि डेल एक्स डेल डबल एक्स है, मतलब वन डायमेंशन में है, तो वन डायमेंशन मतलब डेल एक्स वन डायमेंशन। एक मिनट इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये हो गया वन डायमेंशन में। ठीक है, थ्री डायमेंशन में इसी को क्या लिखते हैं, डेल एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जे। ठीक है, अगर ये ए एक्स है तो ए स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये वन डायमेंशन का है, वन डायमेंशन का है, और ये थ्री डायमेंशन का है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो 10वां इक्वेशन था उसमें सिर्फ ये जो डेल ऑपरेटर है एक्स रिस्पेक्ट में उसको हम थ्री डायमेंशन में लिख दिए, तो यही श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया थ्री डायमेंशन में। इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और राइट हैंड साइड में पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो इसमें टाइम और पोजीशन दोनों आता है, इसलिए इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं, हाँ 9, 10 एंड 11 आर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। 9, 11, 10 कौन है, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11, ये तीनों जो है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, मतलब इसमें टाइम भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं कि टाइम को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब हमको चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। नाउ फॉर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे, जस्ट इंडिपेंडेंट के लिए हम ये काम करते हैं, ये वाला क्या काम करते हैं, साई एक्स टी को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जो है मतलब साई जो एक वेव फंक्शन है वो फाई एक्स इंटू फाई टी दोनों का प्रोडक्ट के रूप में है। ठीक है, तो इस वेव फंक्शन को दो अलग अलग वेव फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको उसमें वैल्यू में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पिछले वाले इक्वेशन में पुट कर दिए, कौन से इक्वेशन में एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन है 10। इस 10 इक्वेशन में 10 नंबर इक्वेशन है, इसमें हम क्या करते हैं साई की जगह पर फाई और एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये क्या हो गया 3, 4, 5। हाँ, अब देखिए, अब साई टी को जहाँ साई था वहाँ फाई ये वाला इक्वेशन, ये वाला मतलब ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, इसको पुट करके डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में और एक बार पोजीशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साई का वैल्यू क्या था जो फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट में जाइए, देखिए ये है मेन आपका 5वां नंबर इक्वेशन, ये वाला प्लेन वेव सॉल्यूशन। ये जो प्लेन वेव सॉल्यूशन है ना, ये प्लेन वेव सॉल्यूशन है, इसी को इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट है साई मतलब ये साई टी है जो टाइम वाला फंक्शन है, और दूसरा पार्ट जो है वो जो है क्या है पोजीशन का है, यानी इसको फाई टी बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको
टाइम के इसको मान लेते हैं, इसको क्या मानेंगे, जैसे देख लेते हैं आगे हम 4 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था, साई इक्वल था साई इक्वल था आपको e टू द पावर माइनस आई e टू द पावर ए माइनस आई था, ऐसे था, e बाई एच क्रॉस था, माइनस ये था p बाई एच क्रॉस था, x था, ठीक है, t। तो इसमें ये वाला जो है, ये वाला हो गया, ये हो गया टाइम, और ये वाला जो हो गया, ये हो गया x, ठीक है। तो इसको एक बार अब देखो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साई बच जाएगा, सिर्फ टाइम वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, तो टाइम वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, तो टाइम वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होकर ई बटा में आई एच क्रॉस दे देगा, ये जो ई बटा में आई एच क्रॉस दे देगा ये वाला, तो ई बटा में आई एच क्रॉस हो गया, ठीक है। और फाई टी बच जाएगा, तो फाई टी को उसी तरह छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये आई एच क्रॉस वहाँ बच गया, इक्वल। फिर इसको इस साइड जो है फंक्शन है ना साई, इसमें भी दो है, एक फाई टी है और फाई एक्स है, तो इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फाई टी तो बाहर आ गया, फाई एक्स बच गया, तो फाई एक्स को अंदर रख दिए, और यहाँ साई था तो साई को हम फाई एक्स और फाई टी के रूप में लिख दिए। अब देखो दोनों साइड में क्या है कि फाई टी बचा हुआ है, ये कांस्टेंट के टर्म में है, ठीक है, तो फाई टी कांस्टेंट के टर्म में है, तो इसको कटा दिए, इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, दोनों साइड से आउट हो गया। अब सिर्फ साई एक्स का फंक्शन बचा। अब देखो यहाँ पर आई एच ऊपर है, आई एच नीचे है, वो भी कट गया, ठीक है, कुछ नहीं किया है, केवल डिफ्रेंशिएशन किए हैं साई को। अब देखो ई फाई एक्स टी एक्स माइनस, अब इधर जो भी था वो प्लस, इस साइड जाकर के माइनस हो गया, इधर जो माइनस था वो जाकर के इस साइड प्लस हो गया, मतलब सारे क्वांटिटी को हम क्या किए हैं कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाए हैं, ठीक है। तो इसको वन डायमेंशन कर दिए। अब क्या करते हैं कि इसको जो है डेल डबल एक्स जो है इसको 3 डायमेंशन में ले जाते हैं, ठीक है, तो 3 डायमेंशन में ले जाएंगे तो डेल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साई तो साई बच गया, ठीक है, और एच को उधर ले जाते हैं तो 2m बटा में एच स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा v मन ई माइनस भी, तो ई माइनस बी हो गया साई एक्स इक्वल 0। ये हो गया 3 डायमेंशन में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दैट्स ऑल दी फॉर द टुडे। तो ये हो गया कि कैसे हम सिंपल वेव इक्वेशन से श्रोडिंगर इक्वेशन तक पहुँचे जस्ट बाय 2 एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन कि वेव नेचर से पार्टिकल नेचर में हम कन्वर्ट किए, ओमेगा और के को कन्वर्ट किए पी और एनर्जी में, और उनको ऑपरेटर के रूप में ट्रीट किए, और जस्ट एनर्जी में हम पुट कर दिए। एनर्जी में क्या पुट किए, जैसे टोटल एनर्जी था एप्लीकेशन, जैसे क्या था, टोटल एनर्जी था E, तो उसमें केवल P और E का एनर्जी, P और E का वैल्यू पुट कर दिया, और ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।